हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मल्टीपल माइलोमा के बारे में। तो मल्टीपल माइलोमा के लिए हमारे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सारे डिस्कस करेंगे। और इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ना। तो सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल माइलोमा हमारा क्या होता है। ये हमारा प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर होता है ना। क्या होता है ये हमारा प्लाज्मा सेल का डिसऑर्डर होता है। तो मल्टीपल माइलोमा हमारा क्या होता है, प्लाज्मा सेल का डिसऑर्डर होता है। उसके बाद हमारी यहाँ पे जो प्लाज्मा सेल्स होती है वो हमारी कितने से ज़्यादा होनी चाहिए कि हम बोलेंगे हमारे पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा है ना। तो हमारी मोर देन 10% है ना, मोर देन 10% प्लाज्मा सेल्स इन बोन मैरो, मोर देन 10% प्लाज्मा सेल्स इन बोन मैरो। तो हमारी जो 10% से अधिक होती है बोन मैरो प्लाज्मा सेल्स में, तो उसको हमारा क्या बोला जाता है कि हमारे पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा हो सकता है ना। उसके बाद हमारा इसमें होता क्या है, क्वेश्चन में हमारा लिखा होता है वुड वर्कर्स। ये जो हमारे वुड वर्कर्स होते हैं इनको हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस एक्सपोजर होता है किसका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है ना। तो वुड वर्कर्स और हमारे होते हैं फार्म वर्कर्स, वुड वर्कर्स और फार्म वर्कर्स, इनको हमारा क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, एक्सपोजर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इन पेशेंट को हमारा क्या होता है, एक्सपोजर होता है हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन पेशेंट को हमारा क्या हो सकता है, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। अब हमारा क्या होता है, नॉर्मली हमारा क्या होता है, जो हमारी बी सेल होती है ना, बी सेल ये हमारी क्या करती है, ये हमारी ट्रांसफॉर्म होती है कि इसमें प्लाज्मा सेल में, ये हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाती है प्लाज्मा सेल्स में। और प्लाज्मा सेल से हमारे क्या बनते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं ना। ये हमारी नॉर्मल चीज़ है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो हमने देखा कि बी सेल से हमारी बनती है प्लाज्मा सेल्स और प्लाज्मा सेल से हमारे बन जाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। बट हमारा यहाँ पे क्या होता है मल्टीपल माइलोमा में, जो हमारी बी सेल ट्रांसफॉर्म हो रही होती है इनटू प्लाज्मा सेल, यहाँ पे हमारी म्यूटेशंस हो जाती है। तो हमारी कुछ म्यूटेशंस हो जाती है जिसकी वजह से हमारा जो प्लाज्मा सेल्स होंगी इनका काउंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा है ना। तो इंक्रीज एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स, तो हमारी इंक्रीज कर जाएगी हमारी एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए ये इनका नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारे पेशेंट में होगा इंक्रीज नंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना, इंक्रीज नंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और ये भी हमारे कैसे होंगे, एबनॉर्मल होते हैं ना। अब जो हमारी एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी में हमारी कितनी चेन्स होती है, दो चेन्स होती है ना। एक तो हमारी हैवी चेन्स होती है और एक हमारी लाइट चेन्स होती है। तो हैवी चेन्स में हमारी कौन कौन सी होती है, गामडे, GAMDE है ना। और लाइट चेन्स में हमारी कौन सी होती है, लाइट चेन्स में होती है हमारी कापा और हमारी कौन सी होती है, लैम्बडा होती है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है मल्टीपल माइलोमा में, ओवर प्रोडक्शन होता है किसका, ओवर प्रोडक्शन ऑफ लाइट चेन्स ऑफ एंटीबॉडी, ओवर प्रोडक्शन ऑफ लाइट चेन्स ऑफ एंटीबॉडी। तो हमारा ओवर प्रोडक्शन होता है लाइट चेन्स ऑफ द एंटीबॉडी का, कौन कौन सी, कापा एंड लैम्बडा, कापा एंड लैम्बडा। तो ये होता है हमारा है ना, कापा और लैम्बडा। तो हमने देखा कि जो हमारा मल्टीपल माइलोमा होता है, प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर होता है, यहाँ पे हमारी क्या होती है 10% से अधिक होनी चाहिए हमारी जो प्लाज्मा सेल्स होती है इन बोन मैरो। किस किस को हो सकता है, वुड वर्कर्स को हो सकता है, फार्म वर्कर्स को हो सकता है। बी सेल जो हमारी नॉर्मली ट्रांसफॉर्म होती है इनटू प्लाज्मा सेल्स, उसमें हमारी म्यूटेशंस हुई, इन म्यूटेशंस के कारण हमारा इंक्रीज हो जाएगा एबनॉर्मल काउंट ऑफ प्लाज्मा सेल्स। और इसके कारण जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगे ये हमारे कैसे होंगे, इंक्रीज कर जाएगा एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का हमारा काउंट है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारी म्यूटेशंस हुई है ना, कौन कौन सी म्यूटेशन हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कोजिंग मल्टीपल माइलोमा। तो सबसे पहले हमारा क्या हो सकता है, रेडिएशन एक्सपोजर है ना। तो रेडिएशन एक्सपोजर के कारण हमारे पेशेंट को हो सकता है मल्टीपल माइलोमा। तो हमारा हो गया रेडिएशन एक्सपोजर है ना। उसके बाद होता है हमारा, रेडिएशन एक्सपोजर के बाद होता है हमारी कुछ ट्रांसलोकेशंस होती है, कुछ ट्रांसलोकेशन होती है जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कोजिंग मल्टीपल माइलोमा। कौन कौन सी होती है, 4-14, 11-14 है ना, 4-14, 11-14, 14-16, ठीक है। तो ये होती है हमारी, ये ट्रांसलोकेशन होती है जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कोजिंग मल्टीपल माइलोमा। कौन कौन सी होती है, 4-14, 11-14, 14-16 है ना। ये हमारी ट्रांसलोकेशन होती है जो कि हमारी मल्टीपल माइलोमा कर सकती है। उसके बाद हमारी यहाँ पे एक ट्रांसलोकेशन और याद रखनी होती है जो कि हमारी होती है डिलीशन ऑफ 17p,
डिलीशन ऑफ 17p। तो 17p के डिलीशन के कारण भी हमारे पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि हमारा मोस्ट कॉमन कोज हमारा डेथ का क्या होता है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन पेशेंट्स ऑफ मल्टीपल माइलोमा, है ना। मोस्ट कॉमन कोज हमारा क्या होता है। अब हमने देखा जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स बने हैं ना, वो हमारे कैसे बन रहे हैं, डिफेक्टिव बन रहे हैं। तो डिफेक्टिव बन रहे हैं तो उनमें हमारी क्या नहीं होगी, इन्फेक्शन से लड़ने की पावर नहीं होगी उसमें, है ना। तो हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो डिफेक्टिव है, तो हमारे पेशेंट को यहाँ पे क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये हो गए हमारे इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शन हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है ऑफ डेथ इन मल्टीपल माइलोमा। इन्फेक्शन में हमें क्या क्या कंसीडर करना होता है, जैसे कि हमारा हो गया न्यूमोनिया और पाइलोनेफ्राइटिस, है ना। न्यूमोनिया और पाइलोनेफ्राइटिस, तो ये दोनों हमारे कंसीडर करने होते हैं, न्यूमोनिया और पाइलोनेफ्राइटिस, है ना। तो इन्फेक्शन हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है डेथ का इन मल्टीपल माइलोमा। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे होता है मोस्ट कॉमन ट्रांसलोकेशन। मोस्ट कॉमन ट्रांसलोकेशन जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कोजिंग मल्टीपल माइलोमा। मोस्ट कॉमन ट्रांसलोकेशन जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कोजिंग मल्टीपल माइलोमा, तो हमारी कौन सी होती है, ये हमारी होती है ट्रांसलोकेशन 11-14, है ना, जो हमने ऊपर पढ़ी। ये जो हमारी ट्रांसलोकेशन 11-14 होती है, ये हमारी मोस्ट कॉमन ट्रांसलोकेशन होती है फॉर कोजिंग मल्टीपल माइलोमा, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारा इसका क्राइटेरिया होता है, लेटेस्ट क्राइटेरिया ऑफ मल्टीपल माइलोमा। लेटेस्ट क्राइटेरिया ऑफ मल्टीपल माइलोमा, है ना। तो जो हमारा लेटेस्ट क्राइटेरिया होता है मल्टीपल माइलोमा का, इसके लिए हम एक न्यूमोनिक याद रखेंगे जो कि हमारा होता है क्रैब। क्या होता है, क्रैब, है ना। तो मल्टीपल माइलोमा सुनते ही हमारी दो चीज़ें याद आनी चाहिए। तो हमारा प्लाज्मा सेल का काउंट होगा मोर देन 10%, और इसमें हमारे क्लिनिकल फीचर्स हमारे याद रखेंगे किससे, क्रैब से याद रखेंगे, है ना। तो सी से हमारा क्या होता है, कैल्सीमिया, है ना। तो कैल्शियम के लेवल हमारे यहाँ पे बड़े होते हैं, लिखेंगे हाइपर कैल्सीमिया, है ना। सी से हमारा क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया होता है। तो सीरम कैल्शियम के लेवल्स हमारे कितने से ज़्यादा होते हैं, 11 से ज़्यादा होते हैं ना। तो सीरम कैल्शियम लेवल्स हमारे होते हैं मोर देन 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, है ना। तो हमारे सीरम कैल्शियम के लेवल्स हमारे रहने वाले हैं मोर देन 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आर से हमारा हो गया रीनल फेलियर। इन पेशेंट में हमारा क्या देखने को मिलता है, रीनल फेलियर देखने को मिलता है। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द लीडिंग कोज ऑफ रीनल फेलियर। लीडिंग कोज ऑफ रीनल फेलियर हमारा क्या होता है, लीडिंग कोज ऑफ रीनल फेलियर इन मल्टीपल माइलोमा। तो लीडिंग कोज हमारा क्या होगा रीनल फेलियर का मल्टीपल माइलोमा में, तो ये होता है हमारा हाइपर कैल्सीमिया। जो हमारे कैल्शियम के लेवल्स बढ़े हुए हैं ये हमारी किडनी को फेल करा देते हैं ना। तो हाइपर कैल्सीमिया विल कोजेज द रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के लिए हमारे यहाँ पे और भी कुछ कोजेज होते हैं, बट उनमें से जो हमारा लीडिंग कोज होता है ये हमारा कौन सा होता है, हाइपर कैल्सीमिया होता है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, हमने देखा कि सी से हमारा हाइपर कैल्सीमिया हो गया, आर से हमारा हो गया रीनल फेलियर, और ए से हमारा क्या होता है, ए से हमारे यहाँ पे होता है एनीमिया, है ना। ए से हमारे यहाँ पे होता है एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन के लेवल्स हमारे यहाँ पे कितने से कम होते हैं, 10 से नीचे होते हैं ना। तो इसको बोलेंगे लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर, है ना। तो लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर रहने वाले हैं हमारे पेशेंट को एनीमिया प्रेजेंट है। उसके बाद बी से हमारा यहाँ पे क्या होता है, बी से हम यहाँ पे दो चीज़ें याद रखेंगे, एक तो हमारा हो गया बोन पेन और एक होता है हमारा बोनीलाइटिक लीजन्स, है ना। क्या होती हैं, बोनीलाइटिक लीजन्स। तो इस पेशेंट को हमारा जो बोन पेन है यही हमारा क्या होता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मल्टीपल माइलोमा। तो बोन पेन होता है हमारा मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है किसका, मल्टीपल माइलोमा का। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मल्टीपल माइलोमा इज बोन पेन। हमारे पेशेंट को यहाँ पे बोन पेन क्यों होता है, क्योंकि हमारे पेशेंट में यहाँ पे क्या रिलीज होते हैं, इंटरल्यूकिन्स रिलीज होते हैं। कौन सा इंटरल्यूकिन रिलीज होता है, तो हमारा होता है इंटरल्यूकिन 6। ड्यू टू रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 6 हमारे पेशेंट में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है एक्टिविटी हमारी किसकी, ओस्टियोक्लास्ट की। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। ये जो हमारी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हुई है इसके कारण हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, बोन पेन देखने को मिलता है। और हमारी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है जहाँ पे हमारा बोन पेन देखने को मिलता है, तो ये हमारी वर्टिब्रा होती है ना। कौन सी होती है,
वर्टिब्रा होती है। तो वर्टिब्रा का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उसके बाद पेशेंट में हमारा, उसके बाद वर्टिब्रा के बाद हमारा पेल्विस का इन्वॉल्वमेंट होता है और पेल्विस के बाद हमारा स्कल का इन्वॉल्वमेंट होता है। बट यहाँ पे याद रखेंगे जो हमारा स्कल का इन्वॉल्वमेंट होता है वो हमारी सबसे ज़्यादा लेट प्रेजेंटेशन होती है ना। तो मोस्ट कॉमन साइट हमने पढ़ी कि कौन सी होती है, ये हमारी वर्टिब्रा होती है। तो वर्टिब्रा इज अ मोस्ट कॉमन साइट फॉर बोन पेन। उसके बाद ये जो हमारी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ गई है, इसके कारण हमारा क्या देखने को मिलेगी, बोनीलाइटिक लीजन्स देखने को मिलेगी, है ना। तो ये बोनीलाइटिक लीजन्स हमारी क्यों देखने को मिलती है, ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट, है ना। यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, जो हमारी ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है, ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ये हमारी नॉर्मल होती है। ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी हमारी यहाँ पे नॉर्मल होती है। खाली हमारे यहाँ पे किसके लेवल बड़े होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट के लेवल बढ़ जाते हैं ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम क्रैब में याद रखेंगे, सी से हमारा हाइपर कैल्सीमिया, आर से हमारा हो गया रीनल फेलियर, उसके बाद ए से हमारा हो गया एनीमिया, और बी से हमें याद रखना है बोन पेयर, और हमारा होता है बोनीलाइटिक लीजन्स, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इस पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं ना। तो डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम कराएंगे CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना। तो इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट में हमारा क्या दिखेगा, हमारे यहाँ पे प्लाज्मा सेल का काउंट इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज प्लाज्मा सेल, है ना। प्लाज्मा सेल्स हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होगी। उसके बाद ESR हमारे पेशेंट का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना। तो ESR होता है वुड बी इन द रेंज ऑफ 100 मिलीलीटर फॉल इन फर्स्ट आवर, है ना, 100 मिलीलीटर फॉल इन फर्स्ट आवर। तो CBC में हमने देखा कि प्लाज्मा सेल्स हमारी बड़ी होंगी और हमारे पेशेंट का ESR बड़ा होता है ना। तो उसके बाद हमने ए से देखा था हमारा एनीमिया क्रैब में। तो एनीमिया हमारे पेशेंट को किस टाइप का एनीमिया प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, है ना, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हमारे पेशेंट को प्रेजेंट होता है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो हमने देखा CBC में हमारी इंक्रीज प्लाज्मा सेल्स, ESR हमारा इंक्रीज होता है, एनीमिया हमारा हो गया नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया। उसके बाद दूसरा टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो हमारा इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिलता है, M कंपोनेंट देखने को मिलता है। क्या होता है ये M कंपोनेंट, हमारा M कंपोनेंट होता है हमारा, इसको हमारा बोला जाता है M स्पाइक भी बोलते हैं, और हमारे इसका दूसरा नाम होता है चर्च स्पायर, है ना, और होता है हमारा चर्च स्पायर। तो ये हमारी क्या होती है, मोनोक्लोनल सेल्स होती है हमारी, मोनोक्लोनल सेल्स, जो कि हमारी क्या होती है, CD138 पॉजिटिव होती है, CD138 पॉजिटिव होती है। तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारा क्या देखने को मिलेगा, M कंपोनेंट देखने को मिलेगा हमारा सीरम में। ये हमारा क्या होता है, मोनोक्लोनल सेल्स होती है जो कि हमारी CD138 पॉजिटिव होती है। और अगर हमें ये M कंपोनेंट यूरिन में देखने को मिलता है, M कंपोनेंट इन यूरिन, अगर हमारा M कंपोनेंट हमारा यूरिन में देखने को मिलता है तो उसको क्या बोला जाता है हमारे, कि प्रोटीन्स आ रहे हैं हमारे, कौन से प्रोटीन्स आ रहे हैं, बेंस जोन्स प्रोटीनूरिया, है ना, बेंस जोन्स प्रोटीनूरिया, बेंस जोन्स प्रोटीनूरिया। अब हमारा जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसमें भी हमारे क्या होते हैं, कुछ लाइट चेंज हमारी यूरिन में आती है ना। बट हमारी लाइट चेंज कितनी होती है, जो कि हमारी नॉर्मल पेशेंट में प्रेजेंट होती है, ये हमारी होती है लेस देन 10, है ना, लेस देन 10 आती है हमारी, लेस देन 10 मिलीग्राम पर डे, लेस देन 10 मिलीग्राम पर डे। ये हमारा होता है नॉर्मल काउंट ऑफ, जो कि हमारी होती है लाइट चेंज, जो कि हमारी पेशेंट के यूरिन में आती है। बट यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये जो हमारा 10 मिलीग्राम का लेवल है ये हमारा डबल और ट्रिपल हो जाता है इन द पेशेंट ऑफ मल्टीपल माइलोमा। तो इसको बोला जाता है बेंस जोन्स प्रोटीनूरिया, है ना। उसके बाद हो गया हमारा यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे पेशेंट में करते हैं इम्यूनोफिक्सेशन, है ना, इम्यूनोफिक्सेशन। इम्यूनोफिक्सेशन में हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो एंटीबॉडी है वो हमारी डिफेक्टिव है ना, और डिफेक्टिव है तो हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, किसी चीज़ की हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होता है विच एंटीबॉडी जो कि हमारी ओवर प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, है ना, कॉमन डिफेक्टिव एंटीबॉडी, विच एंटीबॉडी जो कि हमारी यहाँ पे डिफेक्टिव एंटीबॉडी है ना, डिफेक्टिव एंटीबॉडी जो कि हमारी रहने वाली है इन मल्टीपल माइलोमा, जो कि हमारी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। तो मोस्ट कॉमनली डिफेक्टिव एंटीबॉडी हमारी यहाँ पे कौन सी देखने को मिलती है, तो ये होती है हमारी IgG, है ना, IgG। तो अगर IgG अगर हमारा ऑप्शन में ना दिया हो, है ना, IgG इज़ नॉट इन चॉइसेस,
नोट इन चॉइसेस, अगर हमारा IgG पेशेंट्स के चॉइसेस में नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, IgA लगा सकते हैं आंसर, है ना। तो हमने देखा इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनो फिक्सेशन। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारी एम स्पाइक प्रेजेंट होती है। एम स्पाइक सीरम में अगर हमारी प्रेजेंट होती है तो उसमें हमारा क्या होगा, सीरम में जब हमारी प्रेजेंट होती है तो ये हमारी मोनोक्लोनल सेल्स होती है जो कि हमारी CD138 पॉजिटिव होती है। और अगर हमारा यूरिन में आते हैं एम कंपोनेंट तो इनको बोला जाता है बेंज जोन्स प्रोटीनूरिया। इम्यूनोफिक्सेशन में हम देखते हैं कि कौन सी डिफेक्टिव एंटीबॉडी हमारी मोस्ट कॉमनली यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो हमारी होती है IgG। अगर IgG ना हो ऑप्शंस में तो हम यहाँ पे IgA लगा सकते हैं ना। उसके बाद हम पेशेंट में यहाँ पे क्या करवा के देखते हैं, KFT करवा के देखते हैं ना, किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में हमारा क्या देखने मिलेगा, सीरम क्रिएटिनिन के लेवल्स हमारे चले जाते हैं मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, है ना, मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो KFT में हमारा देखने को मिलता है कि जो हमारे सीरम क्रिएटिनिन के लेवल होते हैं ये हमारे मोर देन हो जाते हैं 2 मिलीग्राम परसेंट से, है ना, हमारे होते हैं मोर देन 2 मिलीग्राम परसेंट, है ना। उसके बाद हमने देखा कि फ्लो साइटोमेट्री जब हम कराएंगे तो हमारा फ्लो साइटोमेट्री में क्या देखने मिलेगा, फ्लो साइटोमेट्री हमने देखा था जो हमारा एम स्पाइक होता है ये किसके कारण होता है, मोनोक्लोनल सेल्स के कारण होता है। तो जो हमारा मोनोक्लोनल सेल्स होती है कौन सी होती है, हमारी CD138 पॉजिटिव होती है हमारी, है ना। तो फ्लो साइटोमेट्री में लिखा आता है CD138 पॉजिटिव सेल्स, ये हमारी क्या होती है, मोनोक्लोनल सेल्स होती है ना। उसके बाद हम यहाँ पे पेशेंट में फिश करवा सकते हैं। फिश हमारा क्या होता है, फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमने देखा था कि हमारी कुछ ट्रांसलोकेशंस होती है जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कोजिंग मल्टीपल माइलोमा। तो हमारी कौन कौन सी थी, 4, 14, 11, 14, 14, 16, है ना। तो हमारे यहाँ पे जो 14 नंबर है वो बार बार रिपीट होता है मल्टीपल माइलोमा के लिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14 नंबर, है ना। जो हमारा 14 नंबर होता है ये हमारा रिपीट होता है यहाँ पे। तो जो हमारा 14 नंबर होता है ये हमारा बार बार यहाँ पे रिपीट होता है। तो KFT में सीरम क्रिएटिनिन के लेवल्स हमारे मोर देन 2 मिलीग्राम परसेंट। फ्लो साइटोमेट्री में हमारी CD138 पॉजिटिव सेल। फिश में हमारी हम ट्रांसलोकेशन देखेंगे 4, 14, 11, 14, 14, 16, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे पेशेंट में क्या करा सकते हैं, पहले हम ये रिपोर्ट्स देखते हैं ना। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी स्पाइक बनी हुई है, इसको बोला जाएगा हमारा एम स्पाइक, है ना, जो हमने देखी है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में। उसके बाद हमारी यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी हमारी यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो हमारी IgG हमारी यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ये हमारा टेस्ट होता है इम्यूनो फिक्सेशन, है ना। तो ये हमने देखा इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये हो गया हमारा इम्यूनो फिक्सेशन टेस्ट, है ना, इम्यूनो फिक्सेशन। उसके बाद हमारा क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है एनायन गैप, है ना। एनायन गैप पे हमारा क्या असर पड़ता है, एनायन गैप, एनायन गैप इन मल्टीपल माइलोमा। बताओ एनायन गैप पे हमारा क्या असर पड़ता है मल्टीपल माइलोमा में। तो जो हमारा एनायन गैप होता है मल्टीपल माइलोमा में ये हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हमारे पेशेंट में एनायन गैप हमारा मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट में रिड्यूस होता है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टेस्ट हम इस पेशेंट में क्या कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, पेट स्कैन कर सकते हैं, है ना, CT कर सकते हैं और हमारा क्या कर सकते हैं, MRI करवा सकते हैं इस पेशेंट में, है ना। तो हमारे इतना सब कराने की क्यों ज़रूरत है, हम यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हमारी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज़ है और बोन पेन हमारे यहाँ पे मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। तो हम यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं, बोनीलाइटिक लीजन्स देखना चाहते हैं। तो बोनीलाइटिक लीजन्स, है ना, हमारी क्या देखने को मिलेंगी, बोनीलाइटिक लीजन्स। जो हमारा पेपर में क्वेश्चन आता है वो हमारा मोस्टली किस चीज़ का एक्सरे होता है, वो हमारा स्कल का एक्सरे होता है। तो बोनीलाइटिक लीजन्स हमारी यहाँ पे स्कल में देखने को मिलती है, जो कि हमारी कैसी होती है, लेट प्रेजेंटेशन होती है ना। ये हमारी क्या होती है, लेट प्रेजेंटेशन होती है। और हमने देखा था कि मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व साइट हमारी कौन सी होती है, ये हमारी होती है वर्टिब्रा, है ना। बट हमारा पेपर में एक्सरे किसका आता है, स्कल का आता है। तो हमारी देखने को मिलती है बोनीलाइटिक लीजन्स, है ना। इसको हमारा क्या बोला जाता है, रेन ड्रॉप लाइटिक लीजन्स, रेन ड्रॉप लाइटिक लीजन्स। अब देखेंगे रेन ड्रॉप लाइटिक लीजन्स हमारी स्कल में कैसी दिखती है, तो हमारी ऐसी दिखती है ना, जैसे ये है। तो इस टाइप की हमारी प्रेजेंट होगी रेन ड्रॉप लाइटिक लीजन्स, इसमें हमारी छोटी छोटी बूंदें पड़ी हुई है ना। तो इसको बोला जाता है हमारा रेन ड्रॉप लाइटिक लीजन्स इन द स्कल। ये हमारा किसका एक्सरे है, मल्टीपल माइलोमा का, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है इमेजिंग मोडेलिटी ऑफ चॉइस, इमेजिंग मोडेलिटी ऑफ चॉइस, इमेजिंग मोडेलिटी ऑफ चॉइस फॉर मल्टीपल माइलोमा।
इमेजिंग मोडेलिटी ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है मल्टीपल माइलोमा के लिए, तो ये हमारा पेट सीटी होता है ना, पेट सीटी फॉलोड बाय एमआरआई। तो हमारा पेट सीटी कराना होता है फॉलोड बाय एमआरआई। पेट सीटी हमारा दिखा देता है कि हमारा किस किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि हम ये पेट सीटी देखेंगे, इसमें हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारे वर्टिब्रा जो भी जितने ज़्यादा ब्लैक एरियाज दिखाए हुए हैं, मतलब उन सब का हमारा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि हमारी वर्टिब्रा है तो हमारी पूरी वर्टिब्रा का इन्वॉल्वमेंट है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी चीज़ें हमारी ब्लैकिश दिखाई गई है उसमें सब में हमारी क्या है, ये जो लाइटिक लीजन्स है वो हमारी प्रेजेंट है, तो बोनी लाइटिक लीजन। तो इमेजिंग मोडेलिटी ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है पेट सीटी फॉलोड बाय एमआरआई। उसके बाद हमारा क्या होता है, इस पेशेंट में हम क्या करा सकते हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशन, है ना, क्या करा सकते हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशन। तो बोन मैरो एग्जामिनेशन पे एक तो हमने फाइंडिंग देखी थी कि बोन मैरो एग्जामिनेशन पे हमारी क्या देखने को मिलती है, प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलती है, जिसका काउंट होता है हमारा मोर देन 10, है ना, मोर देन 10 होती है हमारी, मोर देन 10% प्लाज्मा सेल्स, मोर देन 10% प्लाज्मा सेल्स। अब हमारी यहाँ पे 4 टाइप की सेल्स देखने को मिलती है जिनके हमारे अलग अलग नाम है। इनके हम इसका डायग्राम भी देखेंगे और उसको याद करेंगे साथ में, है ना। तो पहली होती है हमारी डचर सेल्स। कौन सी सेल्स होती है हमारी, डचर सेल्स होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना। ये होती है हमारी डचर सेल। डचर सेल हमारी क्या होती है, हमने देखा कि हमारी यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन और जो हमारी मोस्ट कॉमनली डिफेक्टिव एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है हमारी कौन सी है, आईजीजी, है ना। तो हमारे यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है आईजीजी का, एक्यूमुलेशन ऑफ आईजीजी कहाँ पे, इन न्यूक्लियस। जो हमारी नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स होती है उसका जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा एक साइड में पड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है। जैसे कि हमारी ये प्लाज्मा सेल है, इसमें जो हमारा न्यूक्लियस होगा ये हमारा एक साइड में प्रेजेंट होता है, तो बोलते हैं कि हमारा क्या होता है, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है प्लाज्मा सेल में। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा न्यूक्लियस जो दिखाया है प्लाज्मा सेल में, है ना, इसमें हमारे क्या है, ये जो हमारी बूंदे बूंदे दिख रही है इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे आईजीजी के डिपोजिशन है इन द न्यूक्लियस ऑफ द पेशेंट, तो इसको बोला जाता है हमारा डचर सेल्स, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे रसल बॉडीज़। रसल बॉडीज़, रसल बॉडीज़ हमारी क्या होती है, ये हमारे आईजीजी के डिपोजिशन होते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, आईजीजी के डिपोजिशन इन साइटोप्लाज्म। तो अब हमारे यहाँ पे जो आईजीजी है वो हमारी कहाँ पे डिपॉजिट करी है, साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लाज्मा सेल। तो ये जो हमारी वाइट एरिया देखने को मिल रहे हैं प्लाज्मा सेल में, ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं आईजीजी के डिपोजिशन इन द साइटोप्लाज्म, तो इसको बोला जाता है रसल बॉडी बोला जाता है। और जब हमारे जो आईजीजी के डिपोजिशन होते हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे उभर के दिखने लग जाते हैं ना, तो हमारे ये मोटे मोटे दिखेंगे, तो इनको क्या बोला जाता है, मोट सेल बोला जाता है। जैसे कि हमारी सेल को एक्नी होगी, है ना, ये हमारे ऐसे देखने को मिलते हैं, तो इसको बोला जाता है हमारा मोट सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोट सेल, है ना, इसको बोला जाता है हमारा मोट सेल। उसके बाद होती है हमारे यहाँ पे फ्लेम टाइप की सेल देखने को मिलती है, ये देखो ऐसे करके हमारी फ्लेम सेल दिखती है ना, इसको बोला जाता है हमारा फ्लेम सेल, है ना। तो हमने देखा कि हमारी 4 टाइप की सेल्स हमारी देखने को मिलती है बोन मैरो एग्जामिनेशन पे। डचर सेल, ये हमारा क्या होता है, आईजीजी के डिपोजिशन इन द न्यूक्लियस। उसके बाद हो गया हमारा रसल बॉडी। रसल बॉडी हमारे क्या होता है, आईजीजी के डिपोजिशन इन द साइटोप्लाज्म। मोट सेल हमारा क्या होता है, आईजीजी के डिपोजिशन ही होते हैं साइटोप्लाज्म में, बट ये हमारे मोटे मोटे दिखते हैं, तो हमारे ऐसा लगता है कि सेल को जैसे कि हमारे पिंपल्स हो गए, है ना। तो मोट सेल हमारी ये होती है। उसके बाद हो गया हमारा फ्लेम सेल देखने को मिलती है, तो ये होती है हमारी फ्लेम सेल, है ना। तो इस टाइप की दिखेगी हमारी फ्लेम सेल, ये होती है हमारी फ्लेम सेल। और एक साइड में हमारा न्यूक्लियस पड़ा होता है, तो हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, एक्सेंट्रिक होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया है, इतने सारे हमने टेस्ट पढ़े, इनमें से हमारा कौन सा टेस्ट होता है जो कि हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है मल्टीपल माइलोमा के लिए, तो हमारा होता है सीरम या फिर हमारा यूरिन में, सीरम यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, सीरम यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सीरम यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारा क्या देखने को मिलेगा, एम कंपोनेंट देखने को मिलेगा, है ना, एम स्पाइक देखने को मिलेगी, चर्च स्पायर, फॉलोड बाय इम्यूनोफिक्सेशन। इम्यूनोफिक्सेशन में हम पता लगा लेंगे कि कौन सी एंटीबॉडी है ना,
जो कि हमारी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारी कौन सी होती है, मेनली IgG होती है हमारी, है ना। उसके बाद हमने देख लिया कि जो हमारा एनायन गैप होता है वो हमारा कैसा होता है, रिड्यूस होता है मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट में। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होता है हमारे पेशेंट का, तो ट्रीटमेंट याद करने के लिए हम यहाँ पे न्यूमोनिक याद करेंगे। न्यूमोनिक हमारा क्या है, बोल्ड, है ना। तो न्यूमोनिक हमारा क्या होता है, बोल्ड होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल माइलोमा कैसे याद रखेंगे, बोल्ड से। तो BO से हमारा क्या होता है, बोल्टिजोमिब, क्या होता है, बोल्टिजोमिब। ये हमारा क्या होता है, प्रोटीएज इनहिबिटर होता है, प्रोटीएज इनहिबिटर होता है ना, प्रोटीएज इनहिबिटर। उसके बाद हो गया L से हमारे यहाँ पे क्या याद रखना होता है, L से हमारा होता है लीनेलिडोमाइड, लीनेलिडोमाइड। और D से हमारे यहाँ पे क्या याद रखना होता है, डेक्सामीथेसोन, डेक्सामीथेसोन। तो हमने पढ़ा क्लिनिकल फीचर याद रखने के लिए क्रैब, प्लाज्मा सेल्स में जो हमारी प्लाज्मा सेल होती है वो हमारी मोर देन 10% होती है। हमारी कौन कौन सी सेल देखने को मिलती है, डचर सेल देखने को मिलती है, रसल बॉडी देखने को मिलती है, मोड सेल होती है और हमारी फ्लेम सेल होती है ना। ट्रीटमेंट के लिए हम न्यूमोनिक याद रखेंगे, बोल्ड। BO से हमारा हो गया बोल्टिजोमी जो कि हमारा होता है प्रोटीएज इनहिबिटर। L से हमारा हो गया लीनेलिडोमाइड। D से हमारा हो गया डेक्सामीथेसोन, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रोग्नोसिस कैसा होता है इस पेशेंट का, प्रोग्नोसिस, है ना। तो प्रोग्नोसिस में हमारा क्या होता है, मोस्ट कॉमन ट्रांसलोकेशन हमने कौन सी पढ़ी है, 11-14 पढ़ी है ना। तो 11-14 के साथ हमारा प्रोग्नोसिस कैसा होता है, गुड प्रोग्नोसिस होता है ना, गुड प्रोग्नोसिस होता है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमारा क्या होता है क्या कि हमारी यहाँ पे किस चीज़ के लेवल्स चेक किए जाए जो कि हमारे बेस्ट होते हैं फॉर द प्रोग्नोसिस ऑफ मल्टीपल माइलोमा, बेस्ट फॉर प्रोग्नोसिस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। तो प्रोग्नोसिस हमारा किससे डिटरमाइन किया जाता है, तो हमारे डिटरमाइन किया जाता है β2 माइक्रोग्लोबुलिन्स इन द यूरिन, β2 माइक्रोग्लोबुलिन्स इन यूरिन, है ना। तो β2 माइक्रोग्लोबुलिन्स के लेवल्स देखे जाते हैं हमारे यूरिन में, ठीक है। तो हमने ये सब पढ़ा। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि जब हम यहाँ पे जब डायग्नोसिस किया हमने इस पेशेंट का, तो डायग्नोसिस में हम इस पेशेंट को कब बोल सकते हैं कि हमारे पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा है। तो जो हमने क्रैब के फीचर पढ़े हैं, तो हमारा एक क्रैब का फीचर प्रेजेंट होना चाहिए ना। मतलब जो हमारा C था हाइपर कैल्सीमिया, R से रीनल फेलियर, A से एनीमिया, B से हमारा बोनीलाइटिक लीजन, इनमें से कोई भी हमारी एक चीज़ प्रेजेंट हो और उसके साथ हमारा क्या हो, मोर देन 10% प्लाज्मा सेल्स, है ना, मोर देन 10% प्लाज्मा सेल्स इन बोन मैरो, मोर देन 10% प्लाज्मा सेल्स इन बोन मैरो। और जो हमने स्क्रीनिंग टेस्ट किया था उसमें हमारा M स्पाइक देखने को मिल जाए, M स्पाइक इन सीरम और यूरिन, है ना, सीरम और यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो ये होता है हमारा ट्रायड, तो ये होता है हमारा ट्रायड, है ना। दिस ट्रायड ये हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। तो ट्रायड में हमने 3 चीज़ें देखी, क्रैब का हमारा एक फीचर दिख जाए, मोर देन 10% प्लाज्मा सेल्स इन बोन मैरो, और M स्पाइक इन द सीरम और यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर मल्टीपल माइलोमा। अब हमने देखा कि हमारे पेशेंट में क्रैब प्रेजेंट होता है, मोर देन 10% प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होती है और M कंपोनेंट प्रेजेंट होता है ना। तो इसको हमारा बोला जाता है मल्टीपल माइलोमा। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, इसमें हमारा क्या होता है, नो माइलोमा लाइक इवेंट्स, नो माइलोमा इवेंट्स, है ना। मतलब हमारे यहाँ पे क्रैब एब्सेंट है, क्रैब हमारा है ही नहीं, तो क्रैब हमारा नेगेटिव है। उसके बाद हमारी यहाँ पे जो प्लाज्मा सेल्स है वो हमारी मोर देन 10% है, मोर देन 10% प्लाज्मा सेल्स जो कि हमारी देखने को मिलती है मल्टीपल माइलोमा भी हमारी ऐसी ही देखने को मिलती है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे M कंपोनेंट प्रेजेंट है, M कंपोनेंट हमारा प्रेजेंट है। तो M कंपोनेंट अगर हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा कितने से ज़्यादा है, हमारा मोर देन 30 ग्राम पर लीटर, है ना। M कंपोनेंट हमारा है मोर देन 30 ग्राम पर लीटर, बट हमारे यहाँ पे क्रैब नेगेटिव दिया हुआ है ना। अगर हमारा क्रैब यहाँ पे पॉजिटिव दिया होता है, क्रैब का कोई फीचर दिया होता है, तो हमारा डायग्नोसिस बन जाता है मल्टीपल माइलोमा। बट अब हमारे यहाँ पे क्रैब नहीं दिया हुआ है, तो क्रैब नहीं दिया हुआ तो हमारा डायग्नोसिस क्या बनेगा यहाँ पे, स्मोल्डरिंग माइलोमा, है ना, स्मोल्डरिंग माइलोमा। अब इसी के जैसा हमारा एक क्वेश्चन और होता है, उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारा होता है माइलोमा डिफाइनिंग इवेंट्स। जो हमारे माइलोमा डिफाइनिंग इवेंट्स होते हैं क्रैब, है ना, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे भी हमारा नहीं होते हैं। उसके बाद हो गया जो हमारे प्लाज्मा सेल्स के लेवल है, ये हमारे रहने वाले हैं लेस दैन 10% प्लाज्मा सेल्स इन बोन मैरो,
लेस देन 10% प्लाज्मा सेल इन बोन मैरो। और उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे जो हमारा एम कंपोनेंट होता है ना, एम कंपोनेंट हमारा प्रेजेंट है, बट इसकी वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, लेस देन 30 ग्राम पर लीटर, है ना। तो लेस देन 30 ग्राम पर लीटर दी हुई है, तो हमारे पेशेंट का डायग्नोसिस यहाँ पे क्या बनेगा, इसको हमारा बोला जाता है MGUS। क्या होता है MGUS, मोनोक्लोनल गामापैथी ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस, है ना, मोनोक्लोनल गामापैथी ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस, मोनोक्लोनल गामापैथी ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, प्लाज्मा सेल ल्यूकीमिया। प्लाज्मा सेल ल्यूकीमिया, तो प्लाज्मा सेल ल्यूकीमिया में हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट प्लाज्मा काउंट हमारा कितने से ज़्यादा होता है, ये हमारा होता है मोर देन 2000, है ना। मोर देन 2000 जब हमारा होता है तो हम बोलते हैं कि हमारे पेशेंट को एब्सोल्यूट प्लाज्मा सेल काउंट हमारा बढ़ा हुआ है। उसके बाद हो गया हमारा यहाँ पे, अगर हमारा मोर देन 20% दिया हुआ है, मोर देन 20% हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए इन ब्लड, मोर देन 20% प्लाज्मा सेल इन ब्लड, तो हमारे पेशेंट को बोला जाता है कि हमारे पेशेंट को प्लाज्मा सेल ल्यूकीमिया हो गया है ना। तो ये हमारा टॉपिक है मल्टीपल माइलोमा का। इसके साथ हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी याद रखेंगे, स्मोल्डरिंग माइलोमा कब बोलना होता है, MGUS कब बोलना होता है, और प्लाज्मा सेल ल्यूकीमिया कब बोलना होता है ना। और हमारा डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, क्रैब का एक फीचर प्रेजेंट होना चाहिए मल्टीपल माइलोमा के लिए, मोर देन 10% हमारी प्लाज्मा सेल इन बोन मैरो, और M स्पाइक हमारा देखने को मिले यूरिन में या फिर हमारा सीरम में, ठीक है। तो ये होता है हमारा मल्टीपल माइलोमा का टॉपिक। और हम ट्रीटमेंट के लिए याद रखेंगे न्यूमोनिक बोल्ट, है ना, तो बोर्टिजोमिब, लीनेलिडोमाइड और डेक्सामिथासोन। तो थैंक यू, आज का ये हमारा टॉपिक था, आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, थैंक यू।